ट्रेडिशनल थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मर्केंटिलिज्म के बारे में पढ़ा. What is the concept of mercantilism? Then we studied about the absolute advantage, Adam Smith's absolute advantage theory, and after that we understand about the next one क्या था? Comparative advantage theory, and उसके बाद हमने पढ़ा factor endowment theory. Anyone have any doubt in all these four theories? किसी को भी चारों थ्योरी में कोई डाउट है ट्रेडिशनल थ्योरीज में? Anyone? Okay, so let's start with the modern theory. Modern theory की तरफ हम बढ़ते हैं. So modern theories में सबसे पहला जो थ्योरी है that is country similarity theory. Country similarity theory जो है, this theory is given by the economist. इसको एक इकोनॉमिक्स स्वीडन इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट के द्वारा, और उनका नाम था स्टेफन बी लिंडर. तो स्टेफन बी लिंडर ने ये थ्योरी जो है वो 1961 में दिया था. अब इस थ्योरी का क्या मतलब है? कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है इंट्रा ट्रेड, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को. इसका मतलब ये जो एचओ थ्योरी था ना, हेक्सिर ओहलिन थ्योरी, जिसको हम कहते हैं फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, इसके जस्ट ये ऑपोजिट था. अच्छा, फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी क्या बोलता है? कुणाल एंड स्वाति बताओ मुझे, फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी क्या बोलता है? फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी क्या बोलता है हमें? फैक्टर एंडाउनमेंट ये एक्सप्लेन करता है ट्रेड इन द टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी फैक्ट इन आवर कंट्री. ये क्या बताता है? कंट्री विल एक्सपोर्ट द गुड्स व्हिच मेक, मतलब कि जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो लोकल, मतलब कि लोकल एबिलिटी, मतलब जो एरिया में एक्सपोर्ट करेगा. मैम ये टेक्नोलॉजी को कंसिस्ट करता है. बेसिकली जो फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी है, जिसको हम हेक्सिर ओहलिन थ्योरी भी बोलते हैं, ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमें करना चाहिए, but by watching the factors what is available for producing that product and services. For example, if India is the labor intensive country, then we have to make those products for which we required labor a lot. यानी वो सारे प्रोडक्ट्स को बनाइए जिसमें हमें लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और उसी प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में आप क्या कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए. लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव कंट्री हैं तो आप मशीनरीज और कैपिटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाइए और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कीजिए. यानी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास एबंडेंट नंबर में है, यानी बहुत ज्यादा है, उसको यूटिलाइज कीजिए और फिर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कीजिए. तो ये हेक्सिर ओहलिन थ्योरी कहता है. इसी के लिए एक क्रिटिसिज्म जो आया था, दैट इज लियोन्टिफ पैराडॉक्स, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लियोन्टिफ पैराडॉक्स बेसिकली है, वॉसली लियोन्टिफ के द्वारा ये टर्म दिया गया था, लियोन्टिफ पैराडॉक्स. और वो क्या कहते हैं बेसिकली, 1953 में लियोन्टिफ पैराडॉक्स के नाम से ये फेमस हुआ था. 1953 में बेसिकली लियोन्टिफ ने कुछ फाइंड आउट किया था. क्या फाउंड आउट किया था? कि यूएस में बल्कि बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वो, ठीक है, वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव है, वहां पर कैपिटल एबंडेंट नंबर में है, ठीक है. और वो वर्ल्ड का मतलब, एंड वो क्या कर रहा था, वो सारी कॉमोडिटीज को बना रहा था जो कॉमोडिटीज में लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंपैरेटिवली टू कैपिटल. यानी कि बाय यूटिलाइजिंग द कैपिटल दे आर बेसिकली रिक्रूटिंग द लेबर एंड दे आर मेकिंग दूस प्रोडक्ट जिसमें लेबर की ज्यादा जरूरत है. तो ये फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया कि भाई आपके पास कैपिटल है फिर भी आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं. तो ये क्रिटिसिज्म जो है वैसली लियोन्टिफ के द्वारा 1953 में दिया गया था. अब आपका जो ये थ्योरी है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी जो है, वो बिल्कुल हेक्सिर ओहलिन थ्योरी के ऑपोजिट है. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब वैसे इंडस्ट्रीज जो एक जैसे हैं, वैसे इंडस्ट्री जो एक जैसे प्रोडक्ट में डील करते हैं. So intra-industry trade with the differentiation should be undertaken by the similar countries. यानी कि वैसे कंट्रीज, सुनो ध्यान से, वैसे कंट्रीज जो एक जैसे हैं, यानी कि दोनों कंट्रीज डेवलप्ड हैं, दोनों कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, या दोनों कंट्रीज पुअर कंट्रीज है. यानी कि दो कंट्रीज जो एक जैसी है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर वगैरह,
तो ऐसे कंट्रीज को क्या करना चाहिए, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड करना चाहिए, यानी दोनों इंडस्ट्री को वैसी चीजें, दोनों कंट्रीज को वैसे ट्रेड करना चाहिए जहां पर दोनों अवेलेबल है, मतलब दोनों कंट्री जो है सेम टाइप के प्रोडक्ट को बनाने में बेसिकली कंसर्न है, उनको सेम टाइप के प्रोडक्ट में ही डील करना चाहिए। लाइक अगर मेरी कंट्री जो है ट्वाइस बना रही है, दूसरी कंट्री अगर ट्वाइस बना रही है और हम दोनों सेम टाइप के हैं, तो वी हैव टू डील विद द ट्वाइस ओनली। Like this is the concept of country similarity theory, that if two countries are similar, they have to deal in the same type of industries, intra industry. लेकिन इंटर इंडस्ट्री ट्रेड तब होना चाहिए जब कंट्रीज दोनों एक जैसी नहीं है, यानी जब दो कंट्रीज की इकोनॉमी अलग है, दोनों कंट्री डेवलप्ड है, एक अंडर डेवलप्ड है, एक डेवलपिंग है, तो इस टाइप के अगर कंट्रीज हैं तो उनको इंटर ट्रेड करना चाहिए, यानी वैसे इंडस्ट्रीज में ट्रेड करना चाहिए जो प्रोडक्शन आपके यहाँ पर नहीं हो रहा है, दूसरी कंट्री से प्रोडक्शन दूसरे कंट्री से ट्रेड करा लिया। तो इसको कहते हैं कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। पहले इसको थोड़ा लिखो, फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी। लिखो, दिस थ्योरी इज गिवन बाय, लिखिए, दिस थ्योरी इज गिवन बाय स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, Swedish, SWEDIS, Swedish economist Stefan Linder, STEFFAN, Stefan Linder, LINDER. Stefan Linder developed the country similarity theory in 1961. In 1961, ठीक है, 1961। अब इन्होंने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को ही बेसिकली समझाने की कोशिश की है। लिंडर थ्योरी क्या बोलता है, लिखिए, लिंडर थ्योरी प्रपोज्ड, लिंडर LINDR, लिंडर थ्योरी प्रपोज्ड that consumers in countries that are same or similar, ठीक है, that are same or similar। अच्छा सुनिए, कभी भी दो कंट्री का कंज्यूमर सेम तब हो सकता है जब बेसिकली उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम भी सेम हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सेम हो। जैसे कि मान लीजिए कि जापान और आपका यूएस की जो कंज्यूमर्स हैं वो सिमिलर तभी है जब इस दोनों ही कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो, जब दोनों ही कंट्री क्या है, डेवलप्ड है, यानी कि दोनों इकोनॉमिकली सेम टाइप की कंट्री है। ठीक है, तो लिंडर कहते हैं, Linder's theory proposed that consumers in the countries that are in the same or similar stage of development. Linder's theory proposed that consumers in countries that are in the same or similar stage of development would have similar preferences, ठीक है, सिमिलर प्रेफरेंसेस। तो ऐसे जो कंट्रीज होते हैं जिनके बेसिकली कंज्यूमर सेम स्टेज में है, क्योंकि दोनों कंट्री सिमिलर है इकोनॉमिक सिचुएशन में, ऐसे दोनों कंट्री के जो कंज्यूमर्स होंगे उनका डिमांड क्या होगा, लगभग सिमिलर होगा। अब जब डिमांड सिमिलर है तो इन दोनों कंट्री को पहले क्या करना चाहिए, पहले आप प्रोडक्शन कीजिए और प्रोडक्शन करने के बाद पहले डोमेस्टिक कंजप्शन को देखिए, यानी कि आपके देश में कितना ज्यादा, मतलब कितना क्वांटिटी ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहा है। So in that case we have to concern about the domestic basically consumption, we have to concern toward the domestic consumption। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंजप्शन पहले आप चेक कीजिए कि आपकी कंट्री में कितना कंज्यूम होगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको बेसिकली उसी टाइप के दूसरे कंट्री में बेसिकली क्या कीजिए, ट्रेड कीजिए। यानी इस प्रोडक्ट का डिमांड तो इस कंट्री में, जापान में मान लो कि यहाँ ऑटोमोबाइल बन रहा है, पहले ऑटोमोबाइल बनेगा, पहले वो कितना कंज्यूम हो रहा है, मतलब जापान में कितना लोग ले रहे हैं,
जो बचेगा उसको फिर हम दूसरे कंट्री, उसी टाइप के दूसरे कंट्री में भेजेंगे। और उसी टाइप के यानी कि सेम इकोनॉमिकल सिचुएशन वाले कंट्री में क्यों भेजेंगे? क्योंकि जब सिमिलर टाइप ऑफ कंज्यूमर्स दोनों कंट्री में है तो दे हैव द सिमिलर डिमांड एज वेल। दोनों कंट्री में डिमांड भी सिमिलर है, सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डिमांड है। तो ऐसे सिचुएशन में बचा हुआ जो भी यानी कि जितना आपने एडिशनल प्रोडक्शन किया आफ्टर द डोमेस्टिक कंजप्शन, we are going to export that product in the another similar country. इसको कहते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ठीक है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। क्लियर हो गया स्वाति एंड कुणाल? मैम इसमें फिर बेनिफिट्स क्या होगा? बेनिफिट होगा ना, आपने जैसे मान लीजिए कि आपने इस कंट्री, जैसे मान लीजिए जापान ऑटोमोबाइल बना रहा है, ठीक है, आपने पहले कंज्यूम कर लिया जितना आपके पास, जितना आपका फायदा होना था। अब आपको फायदा लेना है दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करके, तो दूसरे कंट्री में, उस कंट्री में भेजिए जिस कंट्री में डिमांड इसका है। भाई आपका यूएस जो है और जो जापान है दोनों एक ही जैसा कंट्री है, दोनों डेवलप्ड है, लेकिन हो सकता है कि ऑटोमोबाइल बनाने में उतना सफिशिएंट यूएस ना हो, है ना, लेकिन जापान पूरी तरीके से ये कुछ और प्रोडक्ट बनाने में, तो ये पहले डोमेस्टिक कंजप्शन अपना करेगा, उसको एक सेम टाइप ऑफ कंट्री में भेजेगा। यहाँ पर जो इंट्रा ट्रेड का मतलब ही है कि जो दो कंट्री सिमिलर टाइप की होगी, जिसमें दोनों सिमिलर टाइप के कंज्यूमर होंगे, अगर आपने ऑटोमोबाइल बनाया, जितना आपने अपने लिए कंज्यूम किया तो किया, बाकी आपने एडिशनल भेजा, तो ये बेनिफिट ही तो है। आपको पता है कि आपका वो प्रोडक्ट सेल होगा। यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, मतलब यहाँ पर एक सिमिलर टर्म में ले रहा है। मैंने आपको बोला कि दोनों कंट्री में प्रोडक्ट सेम नहीं, दोनों कंट्री में सेम की बात नहीं थी, दोनों कंट्री सेम टाइप होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखिए आगे, इसमें लिखिए लेंडर सजेस्टेड that companies first produce for domestic consumption, यानी अपने देश के कंजप्शन पे पहले कंसर्न रहेगी। Lender suggested that companies first produce for domestic consumption, पहले अपने डोमेस्टिक कंजप्शन को देखेगी। ठीक है, then if they want, आगे लिखिए, then if they want to explore the exporting, means if they want to explore the exporting, मतलब अगर अपने देश का पूरा काम हो गया, पूरा अच्छे से हमने प्रोडक्शन देख लिया, कंजप्शन देख लिया, ठीक है, अगर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मतलब दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट में एंटर होना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आगे लिखिए, when they want to explore exporting, the companies often find that markets that look similar to their domestic ones, यानी कि जैसा उनका खुद का देश है, जैसा वहां के डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी कि वहां के कंज्यूमर्स का जैसा डिमांड है, वैसे ही डिमांड वाली अगर कोई और कंट्री मिलती है जो उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप वैसी ही कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कीजिए जहां पर आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर जैसे कंज्यूमर हो, जिनका डिमांड आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर जैसा। ठीक है, एक्सप्लोर लिख ले, एक्सप्लोर एक्सपोर्टिंग, द कंपनीज ऑफन फाइंड that market that looks similar to their domestic ones. ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ, आगे लिखिए, इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस, इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस, यानी कस्टमर के प्रेफरेंस में अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि दोनों जगह के कस्टमर क्या है, सिमिलर है। ठीक है, दोनों जगह के क्या है, सिमिलर है। और एक और चीज कि मान लो कि दोनों कंट्री, अच्छा हाँ, ये जो टर्म मैंने बताया आपको कि दोनों कंट्री के प्रोडक्ट वाला, यहाँ पर मान लो कि जो जापान है दैट इज फेमस फॉर टोयोटा, ट्रू, जापान इज फेमस फॉर टोयोटा। ठीक है, अब टोयोटा की कार ये बनाता है जापान, और यूएस जो है मान लो टेस्ला के लिए फेमस है ना,
तो अब ये टोयोटा का पूरा कंजप्शन अपने कंट्री में देख लेगा कि भाई इतना प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर कंज्यूम हो गया, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो किधर भेज दिया, यूएस में। अब यूएस भी सेम टाइप के प्रोडक्ट अगर बना रहा है, इन केस इफ दे आर मेकिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट या अदर कंपनी नेम, यानी दूसरे कंपनी नेम से अगर वो वही प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब दोनों कार बना रहा है, दोनों सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, तो अगर ये कार बना रहा है तो ये भी पहले अपने कंट्री का पूरा देख लेगा कंजप्शन, उसके बाद जो भी कार इसके पास बचेगा और एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो वो जापान को भेजेगा। इसीलिए इसको इंट्रा ट्रेड इंडस्ट्री, इंट्रा ट्रेड, यहाँ ट्रेड इंडस्ट्री कहते हैं, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। आई बात समझ में? स्वाति एंड कुणाल? यस मैम। दोनों कंट्री अगर सेम टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, सेम टाइप की इकोनॉमिक सिचुएशन है, पहले अपना डोमेस्टिक कंजप्शन के बाद दे आर गोइंग टू सेंड द एक्सपोर्ट द सेम प्रोडक्ट टू द अदर सिमिलर टाइप ऑफ कंट्री, तो इसको कहते हैं इंट्रा ट्रेड, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ठीक है मैम इसमें 2 से 3 कंट्री सिमिलर, बिल्कुल, अगर 3 कंट्री सिमिलर है तो वो आपस में दे कैन डू द एक्सपोर्ट वाला थिंग। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इंडिया भी है, जैसे इंडिया है मान लो एग्जांपल के लिए, वो स्पाइसेस के लिए फेमस है, अब वो दूसरे कंट्री के पास जा रही है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका के साथ डील कर रही है, ठीक है, तो वो डील करेगी उसी प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है ज्यादा में और दूसरे कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे इंडिया के पास स्पाइसेस बहुत अवेलेबल है बट अमेरिका के पास स्पाइसेस कम है, तो इसको कहेंगे इंटर स्टेट ट्रेड। यानी इंटर स्टेट का मतलब है कि जिसका कंज्यूमर प्रेफरेंस भी अलग हो, जिसका इकोनॉमिक सिचुएशन भी अलग हो, और जो दूसरे टाइप के प्रोडक्ट में डील भी करे, यानी कि दोनों कंट्री अलग अलग प्रोडक्ट में डील करे, इसको कहते हैं इंटर स्टेट, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, इंट्रा मतलब जो सेम कंट्री, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, इसको कहेंगे इंट्रा। और इंटर यानी कि दोनों कंट्री जब अलग है, दोनों कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है, दोनों कंट्री का कंज्यूमर प्रेफरेंस अलग है, तो ऐसे को हम कहते हैं इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। आई बात समझ में स्वाति एंड कुणाल? अब ये दोनों कंट्री तो सेम था, अब नेक्स्ट कंट्री लेते हैं इंडिया। I think it's not working. इंडिया, और यहाँ पर हम मान लीजिए एग्जांपल में यूएस। इंडिया में स्पाइसेस बहुत फेमस है और मान लीजिए यूएस में लैपटॉप बहुत फेमस है। अब ये दोनों कंट्री का जो डिमांड होगा प्रोडक्ट का, दोनों कंट्री के कंज्यूमर अलग अलग टाइप के होंगे, दोनों कंट्री का प्रेफरेंस अलग अलग होगा, दोनों कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन तक अलग अलग है। यानी इंडिया डेवलपिंग है और यूएस डेवलप्ड कंट्री है, दोनों में कंज्यूमर अलग अलग है और दोनों अलग अलग प्रोडक्ट में डील भी कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो यूएस में अवेलेबल नहीं है और इंडिया वो प्रोडक्ट में डील कर रहा है जो इंडिया में एबंडेंट नहीं है। तो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द, बेसिकली ये फोकस करते हैं इंट्रा स्टेट पे, इंटर पे नहीं, इंट्रा स्टेट। आई बात समझ में स्वाति एंड कुणाल? चलिए आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा और पॉइंट। मैम ये लिंडर थ्योरी में ना? हाँ, लिंडर्स थ्योरी में लिखिए, लिंडर्स कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी देन स्टेट्स लिखिए सर। लिंडर्स कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी स्टेट्स that most trade in manufactured goods will be between countries with similar. Linder's country similarity theory states that most trade in manufactured goods will be between countries with similar per capita income, and intra-industry trade will be common. Intra-industry trade will be common. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्वालिटीज, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सेविंग रेट, नेचुरल रिसोर्सेज, सब चीजों को कंसिडर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ बोथ कंट्री एंड द कंज्यूमर प्रेफरेंस इन द बोथ कंट्रीज। तो इसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम स्वाति एंड कुणाल? कंट्री सिमिलर थ्योरी। बिल्कुल, कंट्री
सिमिलर थ्योरी या कंट्री सिमिलैरिटी, ठीक है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट थ्योरी लिखिए, नेक्स्ट थ्योरी राइट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो तुम लोगों को मैंने लास्ट करवाया था मार्केटिंग मैनेजमेंट में, याद है? क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? बताओ स्वाति एंड कुणाल। बताओ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो है, दिस थ्योरी इज गिवन बाय रेमंड वर्नन, VERNON, वर्नन ने इसको बेसिकली डेवलप किया था 1960s, मिड ऑफ 1960s में उन्होंने डेवलप किया था, एंड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द फेलियर ऑफ हेक्सिर-ओहलिन थ्योरी, HO थ्योरी या फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी के फेलियर होने पे ये थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। So product life cycle theory is developed by the economist known as the Raymond Vernon, ठीक है? So Raymond Vernon, this Raymond Vernon ने ये थ्योरी दिया था आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट, खास करके जो आपके टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, अगर वो एक बार आ जाते हैं मार्केट में तो उनका सब एक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि उनका एक एज होता है, एक उम्र होता है कि आफ्टर दैट दे विल बी इन द डिक्लाइन स्टेज, यानी कि वो कौन सी स्टेज में पहुंच जाएंगे? डिक्लाइन स्टेज में। सो इन द नॉर्मल अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, तो इसमें 4 स्टेजेस होता है। द फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन, द सेकेंड स्टेज इज growth, the third one is maturity and the last one is decline। तो सबसे लास्ट में आपका आता है डिक्लाइन। तो ज्यादातर ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में होता है, जब कोई नया इनोवेशन होता है, नया मॉडर्न आपका कोई मशीनरी आया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, तो उसके बाद जो पुराने वाले जो आपकी मशीनरीज हैं, पुराने वाले जो टेक्नोलॉजी, वो क्या हो जाते हैं? आउटडेटेड हो जाते हैं, है ना? सो उसके बाद हम नए प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। अभी आप एग्जांपल में देखिए, कीपैड वाला पहले मोबाइल यूज करते थे, नाउअडेज कीपैड वाला मोबाइल आता है, बट दैट इज फॉर द नॉर्मल यूज। बट इफ एनीवन वांट टू परचेज अ स्मार्टफोन, दे आर गोइंग टू परचेज द LED वाले फोन, मतलब आपके LCD स्क्रीन वाले या फिर टच स्क्रीन वाले फोन। ट्रू। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ये थ्योरी कंसिस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि हर एक प्रोडक्ट जो है दैट गोज थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कंट्री वेयर द प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च, जहां पर भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया जाता है। मान लीजिए कि अगर US में सबसे पहले फोटो मशीन या फोटो कॉपी मशीन आई, तो दे बिकम द इनोवेटर, यानी सबसे पहले जहां पर आपका मॉडर्न या कुछ नया इनोवेशन होगा उनको हम कहेंगे इनोवेटर। अगर इंडिया में कोई चीज नया लॉन्च होगा तो कंट्री इनोवेटर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ कंट्री के कंसेप्ट में नहीं बोल रहा, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के कंसेप्ट में बोल रहा है कि अगर पूरे के पूरे जितने भी कंट्रीज है उसमें कहीं पर भी पहली बार, फर्स्ट टाइम अगर कुछ भी लॉन्च होता है, ये जो थ्योरी है वो क्या कह रहा है? ये थ्योरी कि जो भी कंट्री जहां पर पहली बार, फर्स्ट टाइम अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसको हम कहते हैं इनोवेटर, यानी वो कंट्री क्या कहलाएगा? इनोवेटर। एट द एंड ऑफ द साइकिल जो इनोवेटर है वो बन जाएगा इंपोर्टर। अब कैसे इंपोर्टर बनेगा? चलिए मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा क्लास, देखिए, दिस थ्योरी इज गिवन बाय रेमंड वर्नन, दिस थ्योरी इज गिवन बाय रेमंड वर्नन in mid 1960s, in mid 1960s थ्योरी कंसिस्ट, ये थ्योरी क्या कंसिस्ट कर रहा है? थ्योरी कंसिस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। इस थ्योरी में टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट की बात की गई है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोडक्ट गोज थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है PLC के स्टेज में कैसे बिहेव करती है
अलग अलग कंट्री उसकी बात की गई है। सो प्रोडक्ट गोज थ्रू द डिफरेंट लाइफ साइकिल या फिर गो थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आगे लिखिए, country where the product is a country where the product is a country where the product is first launched is innovator, यानी कि जो पहली बार जिस कंट्री में कुछ नया लॉन्च होता है उसको हम कहते हैं इनोवेटर। नेक्स्ट लिखिए, at the end of the cycle the innovator become importer. At the end of the life cycle the innovator become the importer, ठीक है, inventor become importer, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, चलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक इंट्रोडक्शन स्टेज है, द सेकेंड वन इज ग्रोथ स्टेज, देन द मैच्योरिटी स्टेज एंड द फाइनली देयर इज डिक्लाइन स्टेज, राइट, ठीक है। सबसे पहले इन द इंट्रोडक्शन स्टेज अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल ऑफ आईफोन, ठीक है। अब सबसे पहले आईफोन जो है वो कहाँ लॉन्च होना स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम यूएस, राइट। सो हियर व्हेन द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च द फॉर एग्जांपल दैट इज आईफोन, ठीक है, और यहाँ पर जो यूएस है उसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया, तो यूएस बिकम द इनोवेटर, क्या बन गया ये, इनोवेटर, यानी कि इसने सबसे पहले कुछ नया इनोवेट किया, नया कुछ बनाया, ठीक है। अब ये जो कंट्री है, ज्यादातर इनोवेटर कौन होती है, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो इनोवेटर होती है, यानी कि यूएस, जापान, आपका फिर लंदन, ये सारी वैसी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ज्यादातर को क्या होती है, आपका इनोवेटर होती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास कैपिटल होता है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, उनके पास प्रॉपर मार्केट रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उनके पास प्रॉपर साइंटिस्ट होते हैं। तो इन सारी चीजों के होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स दैट दे हैव, डेवलप्ड कंट्रीज हैव, दे आर बेसिकली द इनोवेटर, यानी वही सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इनोवेटर होते हैं। अब जो कंट्री है, अब देखिए कि नया प्रोडक्ट था, ये कंट्री, ये जो बेसिकली जो नया आपका प्रोडक्ट आया वो लॉन्च हुआ, उसके बाद लॉन्च होने के बाद भाई ये जो इनोवेटर कंट्री थी, यानी कि यूएस ने क्या किया, पहले अपने कंट्री में 1-2 साल इस प्रोडक्ट को चलाया, उसके बाद दे स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई अब हमें कहाँ पर पहुंचना है, ग्रोथ स्टेज में पहुंचना है। फॉर गोइंग और रीचिंग दिस प्लेस दे स्टार्टेड डूइंग द एक्सपोर्ट, What they started doing, इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अब ये एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, ये एक्सपोर्ट उन कंट्रीज में करेंगे जहां पर आईफोन का डिमांड होगा, ठीक है। सो ये अब दूसरे कंट्री में, मान लीजिए किसी दूसरे डेवलप्ड ही कंट्री में सबसे पहले इन्होंने बेसिकली डील किया, इन्होंने जापान को ही आईफोन बेचा, मान लीजिए, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ कंट्रीज में जहां इकोनॉमिक सिचुएशन सेम है, वहां की कंज्यूमर का डिमांड सेम है, जो इससे पहले वाली थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो चूंकि हमें पता है कि इस वाले कंट्री में मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, सो जापान में वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। हमने अपनी इनोवेशन वाले या इनोवेटर जो भी इनोवेट किया प्रोडक्ट को, उसको हमने जापान में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, धीरे धीरे ये प्रोडक्ट का डिमांड बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में भी पहुंचेगा, यानी इन द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी नाउ द प्रोडक्ट बिकम स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि अब हर जगह पे इसका सिमिलर टाइप डिमांड इनका हो गया, यानी डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये बेसिकली पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज, यानी जो बाकी कंट्रीज हैं, वो आईफोन के ऊपर काम करेंगे। आईफोन के ऊपर काम करना मतलब कि वो आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में दूसरे कंट्री को लो कॉस्ट पड़ रहा हो,
हो सकता है जब एक बार प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो गया तो एवरी कंट्री विल ट्राई टू मेक दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करेगी। और हो सकता है कि यूएस को बनाने में इसको 30,000 रुपए लग रहा है, और हो सकता है कि इसी प्रोडक्ट को बनाने में दूसरे कंट्री को ओनली 15K लग रहा हो, क्योंकि अब यहाँ रिसर्च हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, सबको टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो गया, तो हो सकता है दूसरी कंट्रीज इसको सस्ते में बनाना शुरू कर दे। ठीक है, अब और सस्ते में बनाना शुरू कर दे, या फिर वो प्लांट, ये कंट्री जो है आपकी, जो कंट्री कौन है, जो आपकी इनोवेटर कंट्री है, वो यहीं पर प्लांट को सेटअप कर ले, क्योंकि यहाँ रिसोर्स देखा है अबंडेंट में है, बहुत ज्यादा रिसोर्स है, सस्ते में बना लेंगे तो फटाफट यहीं पर इंडस्ट्री को सेटअप भी कर दिया किसने, इनोवेटर ने। अब इंडस्ट्री भी सेटअप हो गया, सस्ता भी पड़ रहा है, तो यहाँ पर अब यही प्रोडक्ट को, जिसको स्टार्टिंग में आपके जो इनोवेटर थे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब इसी प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे कंट्री में इसको बनाने में कम पैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन द प्रोडक्ट बिकम द स्टैंडर्डाइज एंड व्हेन द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी, द पीपल और द कंट्रीज आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, यानी दूसरे कंट्रीज में भी डिमांड है, दूसरे कंट्री भी टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए हैं, अब वो कंट्री में आप इजीली प्रोडक्ट को बना सकते हो, अपना फैक्ट्री सेटअप कर दिया, और वहां 10,000 रुपए लग रहा है बनाने में, तुम्हारे कंट्री में आज भी महंगा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट तो ज्यादा पड़ेगा ना, लेबर कॉस्ट, ये सब सस्ता पड़ रहा है मान लो इंडिया में, तो इंडिया में ही आईफोन बनेगा और इंडिया से यूएस जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पर ये, इसी को हम कहते हैं बेसिकली PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट। यानी कि कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च होगा, डेवलप्ड कंट्रीज में लॉन्च होगा, एक्सपीरियंस या एक्सपेंसिव मेथड होगा, क्योंकि नया नया कुछ मार्केट में लाओगे तो महंगा पड़ेगा। एक बार आपने प्रोडक्ट को बनाया, उसके बाद फिर आपने उसको एक्सपोर्ट करना चाहा, जब एक बार ग्रोथ स्टेज में आप पहुंच गए, जब लोग आपकी टेक्नोलॉजी का डिमांड करने लगे, तब आप ग्रोथ स्टेज में जैसे ही पहुंचे, वैसे ही अब आप दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए सोचोगे। आप एक्सपोर्ट वहां पर करोगे जहां पर बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज होगी, जैसे जापान में आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करते करते दूसरे कंट्रीज में भी उसका डिमांड होना शुरू हो गया, प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्डाइज बन गया। अब आप क्या करोगे, अब आपका डिमांड उस प्रोडक्ट का हर कंट्री में है, तो अब आप उस प्रोडक्ट को सस्ता से सस्ता बनाना चाहोगे, कम से कम रेट में वो प्रोडक्ट बने, ताकि आपके डेवलपिंग कंट्री भी कवर हो जाए, डेवलप भी और अंडर डेवलप भी। तो इस चीज के लिए अब आप सर्च करोगे वैसे कंट्री को जहां पर लो कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन हो जाए, जहां कम पैसे में आपका प्रोडक्शन हो जाए। मान लो यूएस को इंडिया मिल गया जहां पर लो कॉस्ट में प्रोडक्शन हो जाएगा, यहां पर एक प्लांट सेटअप कर लिया, अब अपने कंट्री से भी सस्ता दूसरे कंट्री में बनाने में प्रोडक्ट लग रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी कंट्री में क्यों प्रोडक्शन करोगे, उसी कंट्री जहां पर प्लांट सेटअप किया वहां से अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराना शुरू करो, एक्सपोर्ट कराओ, यानी अपनी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है। आई बात समझ में स्वाति एंड कुणाल? कंसेप्ट क्लियर हुआ? और इंडिया में मान लो सेटअप हो गया, उसके बाद वही इंडिया से जहां पहले एक्सपोर्ट कर रहा था, वही इंडिया से अब इंपोर्ट हो रहा है। तो इसको कहते हैं बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये कहता है, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो, और उसको बनाने में आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, लेकिन चूंकि आप इनोवेटर हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर तो करना पड़ेगा, और आप डेवलप्ड कंट्री हो तो ये ऑप्शन आपके पास ज्यादा है, क्योंकि आप फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल कंट्री हो, तो आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अभी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो इसका डिमांड तो डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो, अगर आप ग्रोथ चाहते हो, तो आप दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करते करते उसका डिमांड स्टैंडर्डाइज बन जाएगा, सारी कंट्री डिमांड करना शुरू करेगी। इंडिया में देखो सब लोग आईफोन यूज करता है ना, सब लोग आईफोन यूज करता है, मेजॉरिटी बहुत सारे लोग करते हैं आईफोन, तो यहाँ पर भी डिमांड है, तभी तो यूज कर रहा है ना, ये तभी तो मिल रहा है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब वो प्रोडक्ट का जब डिमांड हर जगह देखा, तो अब हम उस कॉस्ट को लो करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सके। और ज्यादा से ज्यादा तक कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए हमने भैया कंट्री देख लिया इंडिया। इंडिया में तो सस्ते में बन रहा है, जहां वहां 30,000 लगाते हैं, यहाँ 15,000 में बन रहा है, तो काम करते हैं भाई यही अपना प्लांट सेटअप कर लेते हैं। प्लांट सेटअप कर लिया, अब वहां से प्रोडक्ट को अपने कंट्री में हम एक्सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से कि अर्लियर द बेसिकली इनोवेटर इज द एक्सपोर्टर, लेटर ऑन इन द केस ऑफ डिक्लाइनिंग और इन द मैच्योरिटी दे विल बिकम द इंपोर्टर, वो खुद इंपोर्टर बन जाएंगे। तो ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। जो नेक्स्ट थ्योरी है लिखिए, यहां तक समझ आया कुणाल एंड स्वाति? नेक्स्ट थ्योरी इज द न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है, न्यू ट्रेड थ्योरी। सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय पॉल क्रूगमैन। दिस थ्योरी इज गिवन बाय पॉल क्रूगमैन, ठीक है, Krugman, क्रूगमैन, Paul, Paul, Paul Krugman in 1980, in 1980 यानी 1980 में ये थ्योरी को दिया गया पॉल क्रूगमैन के द्वारा, राइट? सो व्हाट इट टेल अस अबाउट द थिंग, तो ये बेसिकली हमें नेसेसरी फैक्टर्स के बारे में बताते हैं कि अगर कंट्री के पास ये सारी फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए एक्सपोर्ट। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी मास प्रोडक्शन के उनके पास ऑप्शन प्रेजेंट है, यानी कि आपने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो कि आपका कॉस्ट उसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, राइट? सो इन द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, you are producing a lot, you are producing product in a bulk, right? So the first factor is economies of scale. The second factor is the product differentiation, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रही है, अगर दूसरी कंट्री कोई भी बना रही हो मोबाइल फोन, लेकिन आप आईफोन बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं फोन तो दोनों बना रहा है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है ना, आपस में डिफरेंट है ना, तो यानी कि वेरिएशन इज अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दूसरी कंट्री चाहे जो भी बनाती हो, फैन भी बना रही है, लेकिन हम फैन में कुछ चेंज करके फैन बेचेंगे, सेम प्रोडक्ट बेचेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट रहना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए फर्स्ट मूव एडवांटेज, यानी कि टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को आप ही सबसे पहले दूसरे कंट्री में सेल करें, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको कहते हैं। तो अगर आपके पास ये तीनों फैक्टर है, यानी आपके पास इकोनॉमी स्केल भी है, बहुत बल्क में प्रोडक्शन भी कर रहे हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है, बाकी कंट्री जो भी प्रोडक्ट बना रही हो सेम टाइप की, लेकिन आप उनसे अलग बना रहे हो, ठीक है। थर्ड, आप जो इनोवेट कर रहे हो चीजों को, वो दूसरी कंट्री अभी तक नहीं कर पाई है, ठीक है, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी आप ले रहे हो, और आप ऐसे सिचुएशन में मार्केट लीडरशिप की पोजीशन में पहुंच जाओगे। ये थीम को समझते हुए अगर ये तीनों फैक्टर आपके पास है तो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करो, नहीं तो एक्सपोर्ट मत करो। तो इस थ्योरी को, ये जो थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला थ्योरी, ठीक है। अब जैसे सैमसंग फोल्डिंग फोन है, सैमसंग फोल्डिंग फोन, अब सैमसंग जो है वो फर्स्ट टाइम फोल्डिंग फोन लेकर आया, बाकी कंट्रीज भी, बाकी दूसरी कंपनीज भी फोन बना रही है, लेकिन सैमसंग फोल्डिंग फोन बना रही है, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे इनोवेशन कर रही है जो अभी तक किसी दूसरे कंपनीज ने नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में यू विल बिकम द एक्सपोर्टर, बिकॉज हियर यू आर बेसिकली एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कंसेप्ट, राइट। सो इसको हम कहते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, क्लियर हो गई बात। उसके अलावा एक और थ्योरी बचा है जिसको हम कहते हैं माइकल पोर्टर थ्योरी या नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। ये दो थ्योरी बचा है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाएंगे। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है जो समझ ना आया हो? चलिए, तो सी यू ऑल इन द